Hello my dear friends, welcome back to Faster Technical Studies channel and today we are going to discuss about first law of thermodynamics। अभी तक हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स के स्कोप्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस क्या हैं और एज अ केमिकल इंजीनियर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। तो अभी तक हमने इसका जीरोथ लॉ देखा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बेसिक बातें जानी। अब इन बेसिक बातों के बिहाफ पर ये एक बेस है जिस पर थर्मोडायनेमिक की बिल्डिंग खड़ी होती है। आगे हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, बड़े लेक्चर्स और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो कुछ ये बेसिक्स बातें हमें पता होना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट हमारा तभी आएगा पढ़ने में तब हमें उसकी इंपोर्टेंस पता होगी कि हमारी इंजीनियरिंग में और हमारी इंडस्ट्री में और हमारी जॉब और वर्क लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे इंटरव्यूज में और एग्जाम्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है। इसको ऐसे समझिएगा कि जो एनर्जी होती है इस पूरी दुनिया की, इस पूरे यूनिवर्स की, वो कांस्टेंट होती है। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है वन फेज टू अनदर फेज, बट इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जो कि आप स्कूल टाइम से और कई हजारों बार पढ़ते आए हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है कि टोटल जो एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस की या अपने पूरे अर्थ की, पूरे यूनिवर्स की, वो कांस्टेंट होती है। उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे यहां पर इस मार्कर के पास में पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको मैंने जैसे ही छोड़ा तो इसकी एनर्जी हो गई पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो गई ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण कोई एक चीज रुकी हुई है तो वो अपने स्थितिज ऊर्जा में है, जब उसमें हम धक्का लगाएंगे तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, तो उसके पास अब स्थितिज ऊर्जा नहीं रहेगी। स्थितिज ऊर्जा चूंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अपने नोट्स में टॉपिक डालेंगे आप, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका स्टेटमेंट एग्जाम में आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एनर्जी can't be created or destroyed. It is based on law of SATION conservation. It is based on law of conservation of energy. It means the total energy of this universe remains constant. चलिए यहां पर इस लॉ का ये डेफिनेशन हमने लिखा, इसे समझिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एनर्जी कांट बी क्रिएटेड। ना तो हीट एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि द टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है या नियत रहती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इट इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, याद रहेगा हमको। वेरी गुड, इसको नोट करेंगे हम। नोट कर लिया आपने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हीट एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और destroy it based on law of conservation of energy. It means the total energy of this universe
रिमेन्स कांस्टेंट। गेट इट? तो चलिए अब इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ने के बाद में जिंदगी भर याद है। और याद तब रहेगा जब अपने इमोशंस के साथ में जोड़ के और थोड़ा फील करके पढ़ेंगे। लेकिन सर हमको तो पढ़ने में फील नहीं आता है। किसमें आता है फिर फील तुमको? चलो हम दिलाएंगे आपको पढ़ाई का फील, पढ़ाई को टेस्ट करवाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स को टेस्ट करा के दिखाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे इसको। अभी तक की सारी बातें समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ओके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो हीट होती है, ठीक है, जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क के इक्वल होती है। ये इसका फॉर्मूला है। आपने तो बोला था समझाएंगे, लेकिन आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। जी हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, इसमें समझना क्या है हमको कि जो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, हमने सिस्टम्स के बारे में बात करी बहुत डिटेल से लास्ट वीडियो में, जो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो टोटल हीट होती है, वो हीट उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर किए गए थर्मोडायनेमिक वर्क और उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करती है और दोनों के सम के बराबर होती है। डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। यहां पर ये Q जो है हीट है और U क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है और जो कैपिटल W है ये है थर्मोडायनेमिक वर्क। वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे हम कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है और किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है। अभी तक आप लोग स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ते आए वर्क क्या होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ये पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन यहां पर वो फॉर्मूला ही यूज होगा, लेकिन उसका एक फॉर्म अलग होगा, उसको हम थर्मोडायनेमिक वर्क बोलते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं दोनों के बारे में कि दोनों की न्यूमेरिकल कब सॉल्व कर पाएंगे हम, जब हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना आएगा और थर्मोडायनेमिक वर्क कैलकुलेट करना आएगा किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो फॉर्मूला नोट करिए, इसके बाद में इन दोनों टर्म्स को हम समझते हैं। ये मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये डेल क्यों लगाया, इन सब के रीजंस जानेंगे बस अब 5-7 मिनट में। तो हमने बोला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है और किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी और उसका थर्मोडायनेमिक वर्क का जो सम होता है वो उसमें उपस्थित हीट एनर्जी के इक्वल होता है। तो फर्स्ट हमने देखा यहां पर U इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सिमम हम गैसेस की बात करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हमारे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बीटेक और डिप्लोमा में जो आता है 11th-12th में भी, वो गैसेस के बारे में ज्यादा आता है, ठीक है। कुछ लिक्विड्स के बारे में भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द गैसेस के बारे में, आइडियल गैस के बारे में हम स्टडी करते हैं। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, अब जैसा कि वर्ड से ही हमें डिफाइन है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी भी कंटेनर में आपके पास में कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके पास में कितनी प्रकार की एनर्जी हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ठीक है, वाइब्रेशन एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशन एनर्जी, क्योंकि किसी भी कंटेनर में अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, वो कुछ गति कर रहे होंगे, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। वो अपनी ही स्थिति में एक जगह रुके हुए हैं इंटरनल सरफेस में या इसके बॉटम में बैठे हुए हैं, तो उनके पास में पोटेंशियल एनर्जी है। इस तरह की हजारों प्रकार की या कितनी ही एनर्जीज एक सिस्टम में हो सकती है। तो इंटरनल एनर्जी को यू से डिफाइन किया जाता है या ए से डिफाइन किया जाता है। आप बुक्स में कई जगह ए देखेंगे, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यू मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यू या ई, ठीक है। तो यू या ए इंटरनल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। इसके अंदर कोई ना कोई प्रेशर होगा तो प्रेशर एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है, प्लस वाइब्रेशन एनर्जी
ठीक है, प्लस जितनी भी प्रकार की एनर्जीज होती हैं सभी एनर्जीज के सम को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विद इन सेकंड्स इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, विद इन सेकंड्स इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, विद इन सेकंड्स इस ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम का प्रेशर चेंज होगा। तो इंटरनल एनर्जी यू कांट बी कैलकुलेटेड। पर्टिकुलर इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना और डिफाइन करना, ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही क्या, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो मैंने तो बोला था कैलकुलेट करें तो आपके पास में क्यू की वैल्यू आएगी। चलिए उस पर बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी जो है ये एक प्रकार का क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब सर बताइए कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का या किसी भी गैस का वह होता है कि उसमें कोई प्रोसेस हो रहा हो और वो प्रोसेस इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड कर रहा हो। तो इंटरनल एनर्जी को तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। लेकिन इंटरनल एनर्जी को तो कैलकुलेट करना नामुमकिन है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब डेल यू, दो पॉइंट्स के बीच में अभी कितनी, एक पॉइंट पर कितनी एनर्जी थी और दूसरे पॉइंट पर कितनी एनर्जी है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना आसान है। जैसे यहां पर है U और यहां पर है U2 या U1 है, तो डेल U इज इक्वल टू U1 माइनस U2। यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। ये कोई फंक्शन है जो यहां से यहां तक प्रोसेस हो रहा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहां पर मान लो कि 100 किलो जूल इंटरनल एनर्जी थी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, यहाँ पे 20 किलो जूल इंटरनल एनर्जी रह गई। तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इक्वल टू 80 किलो जूल। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को आप डिफाइन नहीं कर सकते, यू को आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन डेल यू को आप डिफाइन कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। ये एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का सब्ट्रैक्शन है या घटाव है। इनिशियल कंडीशन पे क्या थी, फाइनल कंडीशन पे क्या थी, बीच में क्या हुआ हमको कोई मतलब नहीं है कि बीच में क्या हो रहा है। यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऐसे फंक्शंस को स्टेट फंक्शन कहा जाता है। दूसरे फंक्शंस होते हैं पाथ फंक्शन, जो अपने इनिशियल फाइनल कंडीशन पे डिपेंड ना करके बीच की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना पॉसिबल है। तो उसको ही हम डिटरमाइन करते हैं डेल यू को। इंटरनल एनर्जी एक प्रकार की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल की नेचर पर या मटेरियल के अमाउंट पर निर्भर करती है। तो यहां पर इनिशियल फाइनल कंडीशन पर मैटर की इनिशियल फाइनल कंडीशन पर हमारी डिपेंड कर रही है इंटरनल एनर्जी। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो किसी भी मैटर पर डिपेंड करती है। अगर मैटर ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा वाइब्रेशन एनर्जी होगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब सर हमें बताइए कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कहां से लिखे हैं। तो हमने देखा था डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। जहां यहाँ थर्मोडायनेमिक वर्क है और यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है और इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरनल एनर्जी ही किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ये एक प्रकार की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आया। अब सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इसका है वर्क। वर्क क्या होता है? सर हमें तो पता है वर्क बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। क्या बात कर दिया आपने? आप इंटेलिजेंट है, आपको सब पता है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है? आप जो पढ़ते आए हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस, ये तो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट और ये कहलाता है डिस्टेंस। जैसे यहां से यहां तक की दूरी 8 किलोमीटर है और यहां से यहां तक की दूरी 2 किलोमीटर है। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है कि दूरी, घुमावदार, सबको ऐड कर लिया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो बिंदुओं के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। आप सबको ये बात पता है, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। लेकिन जो वर्क का फॉर्मूला होता है -P(xt) इंटू डेल वी, इसे बोलते हैं किसी भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम का थर्मोडाइनमिक वर्क। थर्मोडाइनमिक वर्क ये क्या बला है, ये माइनस क्या है, P(xt) क्या है, डेल वी क्या है। तो यहां पे जो वर्क है W इज इक्वल टू फॉर्मूला नोट करेंगे, इसे बोलते हैं थर्मोडाइनमिक वर्क। और -P(xt) जो है ये है एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम और डेल वी जो है ये है चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू वर्क। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द थर्मोडाइनमिक सिस्टम ड्यू टू वर्क ऑन इट, ठीक है। या तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम खुद काम करेगा या थर्मोडाइनमिक सिस्टम पे काम किया जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमने लिखा तो इसको हम समझेंगे भी सही, लिखने से काम थोड़ी चलेगा। हाँ, हम कॉलेज के लेक्चरर की तरह थोड़ी पढ़ेंगे, हम तो हमारी समझदारी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि आपने माइनस क्यों लगाया, डेल वी क्यों आया, E(xt) क्या है, थर्मोडाइनमिक सिस्टम वर्क कैसे करेगा, हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, इसको क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, हर एक छोटी छोटी बेसिक बात चाहे आपको आती हो नहीं आती हो डिस्कस करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई चीज हो सकता है कि नहीं आती हो। कई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में आ जाते हैं लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस नहीं बता पाते। आप इंटेलिजेंट है, आप बता सकते हैं, लेकिन डाउट्स हो जाते हैं, पढ़ाई से एक बार गैप आ जाता है, जॉब लाइफ में चले जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, चीजें दिमाग के ऊपर से निकल जाती है, बहुत छोटी छोटी चीजें हम भूल जाया करते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को आपको इजीएस्ट वे में बताएं, बहुत आसान भाषा में समझाएं, ताकि अगर आप पढ़ने के इच्छुक है तो आपको हर चीज यहां पर इस पर समझ में आए। तो हमने ये जो रट्टामार बात की है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि थर्मोडाइनमिक वर्क क्या होता है, व्हाट इज थर्मोडाइनमिक वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला तो हमने लिखा था F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर मान लीजिए मेरे पास में कोई एक गैसेस कंटेनर है, ये कोई गैसेस कंटेनर है, ठीक है। यहां पर हम इस पे एक पिस्टन लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पिस्टन। और यहां पर क्या है, गैस का प्रेशर, और यहां ऊपर इसके ऊपर लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर इस पिस्टन के द्वारा, ठीक है। यहां से हम इस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं। तो ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव होगा। ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक सॉलिड पिस्टन है, तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे मूव होगा, कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम पहले यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम था ये V है, और यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम है ये V2 है, ये V1 माइनस V2। तो ये डेल V अपना क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द थर्मोडाइनमिक सिस्टम। ये कोई हमारा एक कंटेनर में गैस भरा है, ये थर्मोडाइनमिक सिस्टम है, ठीक है। यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस कवर करी, इसको मान लेते हैं हम डेल एक्स, ठीक है। ये एक्स डिस्टेंस थी, इससे डेल एक्स डिस्टेंस हम मान लेते हैं। इस पिस्टन का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं, और इसका जो चेंज इन वॉल्यूम है, यहां से यहां तक का वॉल्यूम V था, यहां का V2 हो गया, ठीक है। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू डेल V, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां से देखते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहां पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया का जो पिस्टन है वो डेल एक्स डिस्टेंस तक क्या हुआ, मूव हुआ, डेल एक्स डिस्टेंस तक क्या हुआ, मूव हुआ। अब इसको 3D में इमेजिन करिए, ये पिस्टन चारों ओर है, ये पिस्टन चारों ओर है, जैसा कि यहां पे देख लीजिए कि ये पिस्टन है हमारे पास में कोई, यहां पे ये पिस्टन है, ये कोई गैस भरा हुआ है, ये गैस कंटेनर है, और यहां पर ये ऊपर से पिस्टन है, ठीक है। अब इस पिस्टन को जैसे ही इसके अंदर दबाएंगे तो इसका जो पूरा वॉल्यूम है, जैसे चार्जर है ये यहां पे कहीं आ जाएगा, तो इसका पूरा वॉल्यूम है वो क्या है, पूरा V1 है। और जब ये पिस्टन नीचे की तरफ इसमें बैठ जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम आपका कम हो गया। तो एक्सटर्नल प्रेशर आपने लगाया तो गैस का क्या हुआ, यहां पर दो चीजें ध्यान रखने वाली है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर आप लगाते हैं
तो गैस का क्या होगा, गैस का क्या होगा, कंप्रेशन होगा, गैस का क्या होगा, कंप्रेशन होगा। और जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, वॉल्यूम आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन आपका जो वर्क है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 ये डालिएगा। अगर गैस का प्रेशर है, अब जैसे यहां से ऊपर से पिस्टन हमने दबाया तो गैस का वॉल्यूम कम हुआ और वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। लेकिन इसके विपरीत गैस का प्रेशर ज्यादा है, पिस्टन के ऊपर से हम प्रेशर हटा दें तो गैस एक्सपांड भी करेगी। तो अगर गैस का कंप्रेशन होगा तो वर्क किस में आएगा, थर्मोडायनेमिक वर्क पॉजिटिव में आएगा। अगर न्यूमेरिकल में हमें बोला जाता है कि पिस्टन से किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वॉल्यूम कम हो रहा है तो हमें वर्क का फॉर्मूला क्या लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है। अगर गैस का एक्सपांशन होता है, गैस अगर एक्सपेंड करती है, गैस अगर एक्सपेंड करती है, गैस अगर एक्सपेंड करती है तो वॉल्यूम तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो इस पी एक्सटर्नल के ऊपर वर्क के विपरीत दिशा में हम काम कर रहे हैं तो आपका वर्क जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करिएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि वर्क का जो फॉर्मूला हमने लिखा माइनस पी एक्स टी इंटू डेल वी, वो कैसे आया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स। अब जो फोर्स होता है, ठीक है, P इंटू ए इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो यहां से आप देखिए कि प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ऐसे समझ में नहीं आया तो यहां पे लिख लीजिए कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, मतलब F अपॉन ए, F अपॉन ए। तो F को मैं लिख सकता हूं, F को मैं लिख सकता हूं P इंटू, यहां से P इंटू ए, F को मैं लिख सकता हूं P इंटू ए, और D डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूं मैं क्या, डेल एक्स। तो यहां से P हम एक बार तो ऊपर से लगा रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया है A और डेल एक्स, A और डेल एक्स एरिया। तो यहां पे एरिया में तो लंबाई इंटू चौड़ाई आ गई और डेल एक्स क्या होगी, ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डेल वी, वॉल्यूम लिख सकता हूं। तो यहां से वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, हमने यहां पे देखा कि P एक्सटर्नल प्रेशर हमने पिस्टन से लगाया तो गैस का क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ और वॉल्यूम नेगेटिव में आया, वॉल्यूम नेगेटिव में आया मतलब वॉल्यूम तो इसमें कम हुआ और वर्क किस में आएगा, अपना पॉजिटिव में आएगा। तो एक तो थर्मोडायनेमिक वर्क का फॉर्मूला हमारा ये है, और एक फॉर्मूला है कि माइनस, अगर गैस एक्सपांड करती है P इंटू गैस, तो यहां डेल वी। तो अगर गैस एक्सपांड करती है, गैस अगर एक्सपांड करती है तो वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर एक्सपांड करती है तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और वर्क जो होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। तो यहां पर न्यूमेरिकल में एक ही बात ध्यान रखनी है हमको कि अगर गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, पिस्टन को दबा रहे हैं, अगर मैं पिस्टन को दबा रहा हूं, ये कंटेनर है, इसमें अगर मैं पिस्टन को दबा रहा हूं तो मेरे द्वारा एनर्जी लगाई जा रही है, तो वर्क में क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव में। तो वहां पे मैं थर्मोडायनेमिक वर्क किस में लूंगा, पॉजिटिव में लूंगा, ठीक है, पॉजिटिव में लूंगा। अगर ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर से गैस एक्सपांड कर रही है, पिस्टन ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वहां पर मेरे द्वारा वर्क नहीं किया जा रहा और मेरा हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब मेरा वर्क क्या है, नेगेटिव हो रहा है। तो उस फॉर्मूले को हमें माइनस पी गैस इंटू डेल वी में इस तरह से यूज करना है। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बात और ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो माय डियर फ्रेंड्स हमारा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। और आप जानते हैं कि जो कंपटीशन वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, और डिप्लोमा डिग्री की जो पढ़ाई होती है उनमें डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाता, बट डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला अगर अपन इस फॉर्मूले से निकालें, वर्क बराबर बल इंटू विस्थापन, तो यहां से बहुत इजी हो जाता है। जो हमको पढ़ाते हैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख देते हैं, पी एक्स टी इंटू डेल वी। अब हम रटते रहते थर्मोडायनेमिक वर्क का फॉर्मूला ये होता है। अरे भाई मुझे बताओ ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या एक्सपांशन होता है, क्या एक्सपेंडेशन होता है, क्या कंप्रेशन होता है, वो होगा तो वर्क पॉजिटिव में क्यों होगा, नेगेटिव में क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारे सवालों के जवाब हमको कॉलेज में और क्लासेस में नहीं मिलता है। मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूं तो आपकी समस्या को समझ सकता हूं। तो इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल 9th 10th 6th 7th क्लास के फॉर्मूले से आपको बड़े बड़े डेरिवेशंस के फॉर्मूले बताए जाए, न्यूमेरिकल बताए जाए, ताकि ये चीजें आपको एलकेजी लगे।
है ना। कितनी सिंपल सी बात है ना कि यार ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, वॉल्यूम कम होगा इसे, और वर्क क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अंदर से गैस एक्सपांड करेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, वर्क नेगेटिव में होगा। इट इज वेरी सिंपल। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स बराबर यहां से प्रेशर इंटू एरिया होता है, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया के अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, डेल एक्स हाइट होती है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे डिफरेंशियल डिस्टेंस लिए तो इसको डेल भी लिखा जा सकता है। चेंज इन वॉल्यूम V1 माइनस V2, P एक्सटर्नल प्रेशर लगाए तो AXT लिख दिया। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अंदर से गैस ने एक्सपांड किया तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, वर्क नेगेटिव में होगा इसके अकॉर्डिंग। कितना सिंपल है, क्या भूल पाओगे अभी से आप? नहीं भूल पाओगे। कोशिश करोगे तब भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद है। आपने रूट कोज से इसको सीखा है, रूट कोज से जाना है कि ये कहां से आया है। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये तो हमने कॉन्सेप्ट्स की बात करी, लेकिन आपके हजारों कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, सैकड़ों कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। पढ़ने के दौरान माइंड में कई डाउट्स हो सकते हैं। तो कोशिश करें यूट्यूब से सीखें, गूगल से सीखें, बुक से सीखें, अपने फ्रेंड से सीखें, अपने टीचर से संपर्क करें, कॉन्टेक्ट करें, वो रूट कोज पे जाने की कोशिश करें। हर कॉन्सेप्ट के पीछे का रीजन पता करने की कोशिश करें। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स हम तो क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद के जितने डाउट्स हैं आप खुद उनको क्लियर करो कुछ इस तरीके से। ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है, डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट ये बेसिक है आपका, ये आपका बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, इस तरह से क्लियर हो जाता है हमारा, तो हमें फिर टेंशन नहीं रहती ये फॉर्मूला लिखने की। न्यूमेरिकल आएगा तो हमें टेंशन नहीं रहती, माइनस लगाना है प्लस लगाना है। हमको पता है अगर कंप्रेशन होगा तो हमारा वर्क पॉजिटिव में आएगा, और वर्क पॉजिटिव में है तो अगर न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि अगर किसी गैस का कंप्रेशन हो रहा है ये वैल्यूज है तो वर्क पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। हम कंप्रेशन देखते ही समझ जाएंगे, टिक करेंगे हम पॉजिटिव पे, हम कोई कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे साला, हम डायरेक्ट पॉजिटिव पे क्लिक कर देंगे। गेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, हायर स्टडीज करेंगे वहां ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यूज में आप किसी की भी कंपनी के में अगर इंटरव्यू देते हैं तो वहां छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम आपको ज्यादा समझाएंगे नहीं। थैंक यू सो मच, आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप हमें पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं हमेशा। ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, किसी भी ब्रांच के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके डाउट्स हों, हम जरूर उनको ढूंढ के आप तक कुछ आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश करते हैं और करेंगे जरूर। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।